हम मानव हैं मानवता की क्या कर दे कर दानी। हम मानव हैं मानवता की क्या कर दे कर दानी। कल कल निर्मल गंगा माँ का दूषित कर दी पानी। कल कल निर्मल गंगा माँ का दूषित कर दी पानी। गंगा संसद का उद्देश्य गंगा के साथ जुड़ा हुआ गंगा का समाज, वो गंगा को कैसे देखता है, समझता है, उसकी गंगा के प्रति जो आस्था और संस्कृति है उसको गंगा की अविरलता निर्मलता हेतु गंगा से जोड़ना गंगा संसद का उद्देश्य है। क्योंकि मेरे मन में इस गंगा के चिंतन की शुरुआत भारत की संस्कृति मंत्री करें, ये निश्चित था। गंगा का जो महत्व जो है हमारी जिंदगी के साथ वो बहुत ज़्यादा है, पर इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। गंगा के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि दुनिया में नदियाँ बहुत हैं, दुनिया में नदियाँ बहुत हैं, लेकिन जो गंगा का स्थान हर एक हिंदुस्तानी, हर एक हिंदू के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो किसी की कोई भी ऐसी नदी नहीं है कि जन्म से लेके मरण तक हम गंगा को याद करते हैं और उसके बिना कोई काम नहीं होता। तो अगर हम भी छोटे स्तर से कोशिश करें कि जहां गंदगी आ रही है उसके ऊपर हम चाहे धरना पे बैठे, चाहे संघर्ष करें और वो रोकें, तभी जाके गंगा की जो पवित्रता है उसको हम निभा सकेंगे। मुझे कई बार ये हैरत होती है कि जिस गंगा के स्पर्श मात्र से हम पवित्र होने की कामना करते हैं, पूरे देश के लोग, दुनिया के, हमने अपने अपने स्थानों पर, मॉरिशस का जिक्र होता है, कहीं अन्य देशों का जिक्र होता है, अपने अपने स्थानों पर गंगा का निर्माण कर लिया है। मुझे वास्तव में हैरत होती है उस गंगा के अस्तित्व के संकट के समय वो सारे के सारे लोग खड़े क्यों नहीं होते। मैं समझता हूं अब हमारी सरकार, भारत सरकार को भी ये जिम्मेदारी का और एक तरह से इस अच्छी पहल का एहसास होगा कि यदि गंगा के साथ जो समाज अपने सदाचार से सैकड़ों सालों से गंगा जी को अविरल निर्मल बनाकर रख रहा था, लेकिन उसका आचरण गंगा के साथ बदलने से, गंगा समाज का आचरण बदलने से गंगा मैली हुई, गंगा दूषित हुई। इस गंगा को जो मैली हो गई है उसको ठीक करने का काम भारत का समाज अपनी जिम्मेदारी समझे। हम ये चाहते हैं कि गंगा में जो गंदे नाले पड़ रहे हैं उनको रोकने की चेतना जगे और गंदे नाले अलग हों और शुद्ध पानी अलग बहे। इस चिंतन को समाज के साथ किया गया। मैं सन्यासी हूँ, तो मेरा उत्तरदायित्व होता है कि मैं अपने सन्यासियों को साथ में लेकर गांव-गांव निकलूं, जनजागरण करूं और उसके बाद फिर आप लोगों को साथ में जोड़कर जहां भी इस प्रकार के नाले हैं वहां पर धरना दूं और ये भी कर सकता हूं कि आमरण अनशन करूं। गंगा की निर्मलता के लिए भारत देश ने कुछ संस्कार बनाए थे, उत्सव बनाए थे। कुंभ हमारे लिए एक ऐसा उत्सव चुना जाता था जिसमें राज, समाज और संत सब मिलकर अपनी माँ की पवित्रता का चिंतन करते थे और जो इसमें गंदगी जाती है उस गंदगी को रोकने का इंतजाम किया करते थे। लेकिन 1932 में पहली बार हॉकिंस नाम का एक कमिश्नर भारत में आया और उसने एक ऑर्डर दिया कि बनारस के गंदे नाले गंगा में मिला दिए जाएं। ये ऑर्डर तो एक बहुत छोटा था, डेडलाइन का ऑर्डर था, लेकिन बनारस के गंदे नाले गंगा में यदि मिलने लगे, जो भारत की संस्कृति का केंद्र रहा है बनारस,
तो फिर देश भर के दूसरे जो छोटे छोटे नगर थे, शहर थे, वो भी अपने सारे गंदे नाले गंगा जी में मिलाने लगे। सारा पानी शहर का बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा कर लिया गया, ट्रीट भी कर लिया गया अगर, तो उसके बाद सोच रहे इस पानी को कहाँ ले जाए, कहीं और नहीं ले जा सकते क्योंकि ढाल 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 जाता है तो नदी के पास तक तो वैसे ही पहुँच जाता है, तो उसको नदी में डाल देते हैं। जब कभी कोई यंत्र नहीं चलता है तो बाईपास है तो बिना ट्रीट किया हुए नदी में डाल देते हैं। थोड़े दिन में उन्हें लगता है कि जब बाईपास से नदी में जा ही सकता है तो चलाने की ज़रूरत ही क्या है, बिजली का इतना खर्चा क्यों किया जाए, क्योंकि वो गंदगी उनके शहर को तंग नहीं करती। कि आजकल जितना शहर फैल रहा है वो सब अच्छी तरह से प्लान करी हुई कॉलोनी में फैल रहा है, और इन कॉलोनीज़ को छोटी नगरी मानते हुए इनका सीवेज वहीं ट्रीट करके इस्तेमाल में लाया जाए, ये सबसे पहली ज़रूरत है। और इसमें 30 से 40% ताज़ा पानी की ज़रूरत घटती। इंडस्ट्रियल वेस्ट की एक खूबसूरती ये है कि बहुत से इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसे होते हैं कि जो दूसरी किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, तो हमें कोशिशें करनी चाहिए और इसके बारे में अच्छी तरह से प्लान करके किया जा सकता है कि ये वेस्ट ना मान के इनको रॉ मटेरियल ट्रीट करते हुए नए किस्म की इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करें। ऑर्गेनिक खेती लंबे अरसे तक हमेशा से अच्छी मानी गई है, अच्छी होती है, और कहीं ना कर सकें तो ये करें कि नदी से इतनी दूर, मैं सिद्धांत नहीं कह सकता, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट एग्रोनॉमिस्ट बैठ के कहें, मैं तो कहता हूँ आधा किलोमीटर तक मना हो जाए एग्रोकेमिकल, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करें। तीसरा प्रस्ताव ये पास हुआ है कि जो भी गंगा की ज़मीन है वो केवल गंगा के काम आए। गंगा की भूमि का सीमांकन, गंगा की भूमि का चिन्हीकरण और गंगा पर की भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटाने का काम शुरू हो। हम नदी में पानी देखते, हम नदी नहीं देखते, और नदी की अपनी ज़रूरतें होती हैं। अब जिनको मालूम है वो इतना तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि हाँ नदी में मछलियाँ होती हैं, मछलियों को पानी की ज़रूरत है, उतना पानी छोड़ दो। मगर नदी में मछलियों के अलावा न जाने कितनी और प्रजातियाँ और जीवन है, उसकी पानी की जो खासियत है वो किन वजह से है। तो पता लगा, बहुत लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करी, PhD वगैरह भी ले ली। किसी ने कहा कि उसमें जो सेडिमेंट आता है उसकी वजह से, किसी ने कहा उसके सेडिमेंट में रेडियो एक्टिविटी है इसकी वजह से, किसी ने कहा कि उसके साथ सेडिमेंट के साथ बैक्टीरियोफाज नाम की एक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन वो है स्पीसीज, वो आ जाती हैं, वो कीड़ों को खाने की क्षमता रखती है। इस तरह से बहुत तरह के, फिर उसका उछाल ज़्यादा है, उसके ऊपर धूप अच्छी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों की वजह से उसकी गुणता है। वो उसकी गुणताओं को मानते समय कि गंगा जल जैसा कोई जल है। मगर गंगा जल अगर आप बांध बना देंगे तो वो जो सेडिमेंट उसके साथ आ रहा था वो तो वहीं रुक गया, तो पानी की वो गुणता तो रह ही नहीं सकती। तो नदी को तो अगर देखना समझना है तो नदी को एक जीवित व्यक्ति की तरह समझना पड़ेगा। एक जीवित व्यक्ति है और कानून जैसे कहता है कि आप किसी आदमी को छेड़ नहीं सकते, खासतौर से नारी को, आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, ये आदमी के लिए कहता है। पर अगर नदी को एक जीवित व्यक्ति मानकर चले तो बांध बनाना तो हत्या है, देश की तो इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। पानी का डाइवर्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? वो कहते हैं कि डाइवर्शन इसलिए करना पड़ता है और स्टोरेज इसलिए करना पड़ता है कि बारिश 4 महीने में होती है और पानी की ज़रूरत सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए 12 महीने होती है। अगर ऐसा है तो जब दिनों का बारिश का पानी आता है इसको हमें रोक के रखना पड़ता है, तब हम इसका इस्तेमाल 12 महीने कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। पानी 4 ही महीने आएगा, पानी सारे साल ज़रूरत पड़ेगी, पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा। पर यह किसने कह दिया कि ये पानी सिर्फ नदी की घाटी में ही इकट्ठा हो सकता है? ये पूरा हमारा मैदान, गंगा जी का मैदान जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, इस पर ट्यूबवेल लगा कर पानी की सतह कहीं 5 मीटर, कहीं 20-20 मीटर तक नीची कर दी गई। जो नीची कर दी गई है वो बड़ा भारी भंडार खाली पड़ा। मुझे आज भी लगता है कि यदि हिंदुस्तान को पानीदार बनना है तो बादल से निकली पानी की बूंदों को पकड़ना, धरती के पेट में इस सूरज की चोरी से बचा के रखना, और फिर जब ज़रूरत हो वो स्पंज की तरह पानी बहने लगे और नदियाँ हमारी शुद्ध सदा नीरा होकर बहने लगें और हमारे कुओं में, हमारी धरती में पानी आ जाए। वो ही तरीका है, हिंदुस्तानी तरीका है, जो हमें पानीदार बना के रख सकता है।
निगमानंद की याद करनी चाहिए। वो एक नौजवान व्यक्ति था, उसने गंगा में जो माइनिंग हो रही थी, जो खनन हो रहा था, जो गंगा का शोषण हो रहा था, वो शोषण माइनिंग के कारण भी, वो शोषण उनके कारण भी, और भी बहुत सारे कारणों से होता है। उसको रोकने वाले आंदोलन और आवाज हमें अब बननी चाहिए। संकट मुझे लगता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का संकट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। पहचान के जरिए नहीं बचे, जो पहचान के जरिए उनमें युद्ध है। सामान से सम्मान की तरफ जाना, इक्वेशन, सामान लिमिटेड है, सम्मान अनलिमिटेड है, तो लिमिटेड से अनलिमिटेड को पाना चाह रहे हैं, ये रॉन्ग है, हो नहीं सकता। अब इसका जो अगला फोरम है वो कुंभ में आयोजित करेंगे, क्योंकि कुंभ उसी परंपरा का एक महान हिस्सा है। इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी परंपराओं में गंगा के लिए अच्छे काम थे, वो यदि जीवित हो सके, हमारे संस्कार पुनर्जीवित हो सके, हमारा सदाचार जग सके, तो गंगा दोबारा से वैसी ही अविरल निर्मल बनेगी और हम फिर अपने जवानी के उस गीत को गा सकेंगे, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। गंगा की जंग में हम सब संग हैं, गंगा की जंग में हम सब संग हैं, गंगा की जंग में हम सब संग हैं।